नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला शोभन चटर्जी के खिलाफ दायर कर दिया। इसके साथ साथ जेपी नड्डा एक बार फिर से ममता बनर्जी पर बरसे। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में टीएमसी ने एक बार फिर से खलल उत्पन्न करने की कोशिश की। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कुणाल घोष ने शोभन चटर्जी के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि मामला जो है वो दर्ज करवाया है, तो उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, जब पॉलिटिकल लीडर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस डालने लग जाएं, पुलिस का इस्तेमाल करने लग जाएं, थाने में केस दर्ज कराने लग जाएं, एफआईआर कटवाने लग जाएं, तो ये मान के चलिए कि जो शख्स ये काम कर रहा है वो हार रहा है, वो पार्टी हार रही है। ये इसका साफ साफ इसका मतलब हो जाता है। अब बंगाल में टीएमसी कर क्या रही है? आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का दावा, वो तो 2 मिनट में बाहर चला जाएगा। पॉलिटिकल रैली के दौरान कोई आदमी भाषण दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल रहा है, वो तो इलेक्शन का एक हिस्सा है। वो थोड़ी कोई मानहानि का केस इसमें बनेगा, कोर्ट भी हंसेगी इनके ऊपर। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप दबाव बनाने जा रहे हो कि भाई मेरे खिलाफ मत बोलो। टीएमसी के खिलाफ अगर बोलोगे तो 10 आपको जो है वो हम मानहानि का केस कर देंगे। तो ये डराने धमकाने की एक टैक्टिस है। तो टीएमसी यही काम कर रही है। पहुंच गई कोलकाता हाई कोर्ट, वहां बोल रही है कि भाई ये जो परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है ना, उस पर रोक लगाया जाए। अब हाईकोर्ट तो अब इनके अंडर में है नहीं। वहां भी जज से जो है टीएमसी को लताड़ पड़ी, बोले नहीं, ये सब इसको रोका कैसे जा सकता है? वो कैंपेन का हिस्सा है, आपको निकालना आप भी निकालें। तो जहां निकल रहा है वहां पे पुलिस लगा दी जा रही है। मुर्शिदाबाद में दूसरे दिन आज फिर बाधा उत्पन्न किया गया। और ये टीएमसी के जो रणनीतिकार हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब काम आप जितना करोगे वो बीजेपी को उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। एक गलती ये चिदम्बरम ने की दिल्ली के अंदर कि अन्ना हजारे को बंद कर दिया जेल के अंदर। हर जगह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। एक मिस्टेक, क्योंकि अगर अन्ना और केजरीवाल को आने दिया जाता रामलीला मैदान, शायद भीड़ नहीं होती, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। लेकिन आपने पकड़ के जेल में डाल दिया तो बवाल मच गया। अब आप देखिए, ये गलती बीजेपी करते करते बची। अगर ये आंदोलनकारी, ये जो किसान नेता हैं, ये टिकैत को पकड़ के जेल में डाल दिए होते तभी तो बवाल मच गया होता। रोने से ही देखिए लोग आ गए थे। अब खाली हो रहा है, सब वापस जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ममता बनर्जी की स्थिति अब इतनी खराब हो गई है कि ये लोग अब फ्रस्ट्रेशन में नॉन पॉलिटिकल एक्शंस ले रहे हैं। और ये इस तरह के एक्शंस हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा चुनाव में। और मनीष जी, जेपी नड्डा ने एक बार फिर से ममता पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि ममता भ्रष्टाचार की जननी है और अब अन्याय ज्यादा दिन तक बंगाल में नहीं चलने वाला। मैं तो देखता हूं, मैं तो देख रहा था कि नड्डा साहब का भाषण वो आगे आगे चलते हैं, ममता बनर्जी पीछे पीछे से जवाब देती है। पिछली बार उन्होंने एक दिन पहले ये कहा था कि ममता बनर्जी को न मां की चिंता है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष के उनकी कोई चिंता है। माने आपने सब कुछ खत्म कर दिया। आज मैं सुन रहा था ममता बनर्जी स्टेज से भाषण दे रही थी, लाइव आ रहा था, वो मां माटू मानिस पे वापस आ गई। मैंने आपकी रणनीति ही, वो नड्डा वहां पे क्या बोलते हैं, अमित शाह जी क्या बोलते हैं, मोदी जी भाषण में क्या बोलते हैं, उसका रिप्लाई अगर आप करेंगी, आप तो चुनाव नहीं जीतेगी फिर। और इसलिए नया सुगुफा, अब भ्रष्टाचार का मसला आ गया,
मैंने आपको बताया कि बीजेपी बहुत ही वेल कैलकुलेटेड कैंपेन कर रही है, क्या टारगेट करना है, क्या टारगेट नहीं करना है। अभी बीजेपी के सामने ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी के करप्शन को हाईलाइट करना है। दूसरा, अब नए नए लीडर्स को बंगाल में बीजेपी उतारने वाली है। स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग अब बहुत ही प्रमुखता से कैंपेन करने वाले हैं। तो ये जो चुनौती इन्होंने दी है नड्डा साहब ने, तो वो तो उनका माने बाकायदा ये रोल है कि आप ममता बनर्जी को उस तरह के मुद्दों में आप उलझा करके रखें कि जिसमें वो ये बताना भी भूल जाए कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया। मनीष जी, लगातार ममता बनर्जी आक्रामक होने की कोशिश कर रही हैं। अब उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है और ये कहा है कि वो जब तक जिंदा रहेंगी रॉयल टाइगर की तरह बनी रहेंगी। अब आप देखिए, केंद्र सरकार के ऊपर आप हमला करती हैं, आपका अधिकार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लोकसभा में कल जब सारी चीजें हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने तो एक लाइन में ही तृणमूल कांग्रेस का सारा विरोध जो है वो उसका एक लाइन में आपने जवाब दे दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बातचीत के दौरान, वो तो एक तो मनीष तिवारी की बात को वो बता रहे थे कि भाई ये तो भगवान ने बचा दिया, तो मोदी जी ने बाकायदा सही जवाब दिया कि हाँ सही कहा आपने, भगवान ने ही बचाया है और ये भगवान हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं, वो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, वो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स जो हैं वही भगवान के रूप में वो हमारे बीच आए थे। लेकिन तृणमूल के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रहार किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि भाई दादा से सुगतो राय वहाँ पे वो उन्होंने भाषण संभाला था इस पूरे बजट, इस राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर, तो अटैक भी किए गए थे कि ये किसान वगैरह सारा चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सारी बातें तो बोल गए, आप लोग तो ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हुई। आप लोग इधर उधर की बातें करते रहे, कानून में क्या दिक्कत है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो वहां सारे लोग उठे कि भाई आप लोग तो, अच्छा वो क्यों? क्योंकि ये लोग लोकसभा के अंदर भी ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि केंद्र सरकार तो काम ही नहीं कर रही। गृह मंत्री तो आधा समय वो बंगाल में रहते हैं, प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करते हैं, सारा पार्टी जो है वो बंगाल पहुंच गया है, वहां चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, सरकार का काम कहां चल रहा है, ये आरोप। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देखिए हमारे लिए बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है और इतना बंगाल को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हम लोग इतना समय बंगाल के ऊपर दे रहे हैं। राजनीति लठमार तरीके से नहीं होती। राजनीति का जो संवाद है वो बहुत ही सटल होना चाहिए। ममता बनर्जी वो वामपंथियों को नंदीग्राम के आंदोलन की वजह से हटाने में कामयाब हो गई, लेकिन जिस हिसाब से वो बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए चाह रही है, उससे वो कामयाबी उन्हें हासिल नहीं होगी। और जिस स्थिति में वो जा रही है कि फिर उनका रिवाइवल भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही जैसा कम्युनिस्टों के साथ हुआ बंगाल के अंदर में। कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो चुकी है, वहां अस्तित्वहीन। मैंने आप 35 साल आप किसी राज्य में आप रूल करते हैं, एक बार आपके हाथ से सत्ता जाती है और बिल्कुल आप विलुप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कार्य प्रणाली, जिस कार्य प्रणाली के तहत आप राजनीति कर रहे थे, वो कार्य प्रणाली का यही नतीजा होता है।
ममता बनर्जी ठीक वही काम कर रही है, वही गलती को दोहरा रही है जो वामपंथी किया करते थे। जी, और मनीष जी, एक और निशाना साधा है ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर, वो ये कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने श्रमिकों की अनदेखी की है। अब ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात है। ये बंगाल के लोग इस चीज़ को जानते हैं। आप इलेक्शन के दौरान क्या आप कहते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, और बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर्स इस चीज़ को जानते हैं कि बिहार में जब पिछली बार जब महागठबंधन के साथ चुनाव हो रहा था तो बीजेपी के लोगों ने गलत मुद्दा उठा दिया। मुद्दा ये उठा दिया कि बिजली रहती है, सड़क बन गई, बीजेपी आएगी तो हम बिजली देंगे, सड़क देंगे। अब वहां की जनता सुनती थी, हंसती थी। वहां पर 24 घंटे बिजली, सड़कें अच्छी, बीजेपी हार गई। यही गलती ममता बनर्जी कर रही है। अरे भाई, हर गांव से वहां पे तो नौकरी है नहीं बंगाल में। हर गांव का आदमी, हर गांव से जो लड़के हैं वो देश के अलग अलग कोनों में मजदूरी करने के लिए भटक रहे हैं। कलकत्ता में तो कोई इंडस्ट्रियल हब है नहीं, वहां पे रोजगार है नहीं, इंडस्ट्री आपने आने दिया नहीं, तो देश भर में वो श्रमिक घूम रहे हैं। और जब केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की थी, मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, जहां जहां श्रमिक हैं, तो हर राज्य को कहा गया था कि आप अपना रिक्वायरमेंट भेजें। 1.5 महीने तक ममता बनर्जी एक भी ट्रेन कलकत्ता आने नहीं दी, कोई डिमांड ही नहीं दिया। सबसे ज्यादा जो ट्रेनें आई, चाहे वो मुंबई से या दिल्ली से या हैदराबाद से, वो उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए तो बस भी चलाया गया, वो लोगों को बुलाया गया। लेकिन बंगाल, आपको याद होगा कि ये झांसी के पास यूपी बॉर्डर पे एक एक्सीडेंट हुआ था। 50 के आसपास श्रमिक मारे गए थे उसमें। उस एक्सीडेंट से ट्रक और बस का टक्कर हुआ था। उसमें सब के सब बांग्लादेशी थे, माने पश्चिम बंगाल के थे। क्यों हुआ? क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं था। ये ट्रक पे जब माने किसी तरीके से वापस आना चाह रहे थे, तो लोग किस तरीके से स्ट्रगल करके वापस बंगाल वो श्रमिक पहुंचे हैं, बंगाल के गांव में हर बच्चा बच्चा जानता है। और अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भाई श्रमिकों का ध्यान आपने नहीं दिया, तो वो श्रमिक बता रहे होंगे ना कि मुंबई में जहां हम काम करते थे वहां यूपी के भी थे, बिहार के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे, कुछ राजस्थान के भी थे। तो कौन कैसे गया, कब गया, कौन छूट गया, ये कहानी तो सबको मालूम है। आपको अटैक करना है, बहुत सारी चीजें अटैक कीजिए, अफवाह, झूठ, गलत। अच्छा, दिक्कत क्या है कि हम तो इस बात को बता रहे हैं, आपने सवाल किया, वहां वो छाप देंगे, मीडिया को पैसा दे दो। केजरीवाल वाला टेक्निक प्रशांत किशोर समझा रखा है कि टेलीविजन चैनल के मुंह में पैसे भर दो, आपके खिलाफ स्टोरी नहीं होगी, और मीडिया आपके खिलाफ स्टोरी नहीं करेगी, तो आपका इमेज जो है हमेशा अच्छा बना रहेगा। और आप कुछ भी झूठ आप बोलेंगे, वो झूठ को सच बना करके पेश करते रहेंगे, जैसे केजरीवाल के साथ होता है। किसी ने पूछा, भाई 10 लाख लोगों को रोज ये खाना खिला रहा था, उसके लिए पैसे लिए इसने। वो 10 लाख लोग कहां, कभी किसी के चैनल में, किसी टेलीविजन पे कहीं आपने विजुअल देखा, कहीं फोटो देखा? इतने लोग कहां कहां जमा होते थे, खाना की लाइन कहां लगती थी, आपने कहीं देखा? कहीं नहीं देखेंगे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, ये दिल्ली में बैठे हुए मीडिया वाले, इसमें सब शामिल है, कोई इसे अछूता नहीं है। ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि इनके पॉकेट में पैसे ठूस दिए गए तो केजरीवाल महान हो गया। तो यही टेक्निक वहां चल रहा है। लोकल मीडिया वहां पे हकीकत दिखा नहीं रही है,
और ये इस तरह के अटैक को वो सच बना करके वो पेश कर रही है। तो इसको भी भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से कुणाल घोष ने शोभन चटर्जी के खिलाफ मामला दायर किया मानहानि का, तो अच्छा लगता अगर वो सबसे पहले नुसरत जहां और कल्याण बनर्जी के खिलाफ ये मामला दर्ज करते, क्योंकि उन्होंने तो मर्यादा की सारी सीमाएं ही लांघ दी। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वो आजीवन बंगाल की रॉयल टाइगर बनी रहेगी, बड़ी खुशी होती है उनकी ये बात सुनकर। वो इसलिए क्योंकि उनका जो रवैया है वो बहुत ही सकारात्मक है। अरे भाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री ना सही रॉयल टाइगर ही बन जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ दहाड़ना आता है। मुख्यमंत्री ना रहकर रॉयल टाइगर बनकर ही दहाड़ ले तो अच्छा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।